कोई दिक्कत नहीं है। ओके। गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं एक शराबी हूं और मेरा नाम अनिरुद्ध है। और बहुत बहुत आभार होप पायनियर स्नेहांचल ग्रुप्स का, हेमंत भाई, बाकी सभी होस्ट को होस्ट और आपका। हेमंत भाई ने अभी बात करते करते ये कहा कि मैं अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आया हूँ। मेरा तो समय ही खत्म हो गया था दोस्तों। मौत सामने दिख रही थी, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस, आप लोगों का साथ, 12 कदमों का कार्यक्रम और मेरे स्पॉन्सर नहीं होते तो मैं जिंदा ही नहीं बचता। तो जो कुछ समय मुझे मिला है अभी, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कारण मिला है, ये कभी भूलता नहीं हूं मैं। सो एक बार फिर आभार कि आपने मुझे बुलाया इस विषय पे अपने अनुभव रखने के लिए। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, न 12 कदमों का न विषय का, लेकिन ये विषय मेरे लिए बड़ा महत्व का रहा है और इसके लिए जो मेरे अनुभव हैं वो मैं ईमानदारी से रखने की कोशिश करूंगा। कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट रहा कि जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया तो मुझे ये पता चल गया था कि मुझे शराब से किसी हालत में दूर होना पड़ेगा। लेकिन बाकी की जो बातें मैं सुन रहा था उनसे आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा था। तो ये डर डर बार बार शेयरिंग में आता था, और खासकर लोगों का डर। तो मुझे लगता था कि ये बात मुझ पे तो लागू नहीं होती यार। तो मैं देखता था, मैं खुद को बड़ा डेरिंगबाज इंसान समझता था। बड़े बड़े लोगों को मैंने सुना दिया है, अपने बॉसेस को ठीक किया है ना, एमएलए मिनिस्टर के साथ बैठा हूँ, और पुलिस वालों से भी पुलिस स्टेशन में जाके भिड़ा हूँ। ये ऐसे कुछ सच, कुछ बने बनाए किस्से ऐसे मेरे दिमाग में थे। तो मुझे लगा मैं तो लोगों से कभी डरा ही नहीं हूँ, और इतनी बेफिक्री से जिया हूँ कि मैंने तो कभी परवाह ही नहीं की कि फाइनेंशियल क्या होता है क्या नहीं है। मैं तो बिंदास जिया हूँ एकदम। तो ये मेरी प्रॉब्लम थी कि मैंने कभी अपनी प्रॉब्लम्स को असल में समझने की कोशिश ही नहीं करी। अब जब मैंने ये 2 महीने आके मैं रिलैप्स हुआ, और मेरा रिलैप्स चला 1.25 साल तक, उसके बाद जाके अकल ठिकाने आई। और जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोला जा रहा था कि शराब तो एक लक्षण है, शराब निश्चित एक प्रॉब्लम है मेरी, बन गई है, मौत सामने दिख रही है मेरे को, तो शराब तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है, लेकिन उसका जो रूट कॉज है वो अलग है। मेरे को एक आध्यात्मिक बीमारी हुई है, और ये जो है इसके जड़ें में देखता हूँ तो बहुत पहले से थी, शराब बाद में आई। तो फिर मैं अपने जीवन को जब देखने लगा तब मुझे पता चला कि यार बचपन मेरा जो गया है वो सारा शराबियत में ही गुजरा है। पिताजी बहुत ज्यादा शराब पीते थे, और उसकी वजह से जितनी बर्बादियां हो सकती हैं एक परिवार में, वो बहुत कम उम्र में मैंने देखा था। उसके दो हिस्से थे कि एक तो पिताजी कोई खबर लाता था कि कहीं गिर पड़े हैं या उन्होंने कुछ कांड कर दिया है तो उनको उठा के लाओ, और पूरी दुनिया देख रही है। छोटा सा गांव था वो, तो सब लोग देख रहे हैं, कोई हंस रहे हैं। मैं खेलने जाऊं बच्चों में तो फिर पिताजी की शराब को लेके मेरे को चिढ़ा रहे हैं। कुछ अच्छे लोग थे, वो बड़े सहानुभूति दिखाते थे, उनको दया दिखाते थे, तो वो भी अच्छा नहीं लगता था। कुछ लोग थे जो गलत फायदा उठाते थे, और तरह तरह की बातें हमको लेके हुआ करती थी। तो ये जो मन में बात बैठ गई कि लोग हमारे बारे में क्या बोलते होंगे। ए में आने के बाद मैंने किसी की शेयरिंग में सुना, जब अकल ठिकाने आने के बाद, पहले नहीं एकदम से, कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो वो बात समझ में आ गई कि ये रोग तो मुझे बहुत बचपन से लगा था। अब इस चीज के कारण ये हुआ कि मेरे को लगने लगा कि मेरी फैमिली और मैं, हम लोग ना बाकी लोगों से जरा है ना नीचे लेवल वाले हैं, बराबरी के नहीं है बाकी लोगों के। और ये ऐसा लगता था कि है ना क्या क्या बोलते होंगे मेरे बारे में। तो सतत उसी ख्याल में रहना कि क्या बोलते होंगे लोग। एक छोटी सी कितना गहरा असर हो सकता है इन चीजों का, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर है, कुछ 2 इंच का वगैरह होगा। तो मैं जब चलता हूँ तो थोड़ा सा वो एक है, चलने में थोड़ा अलगपन, और है तो है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मुझ पे वो इतना हावी हो गया कि यार मैं अगर जाऊंगा और लोग मुझे चलते हुए देखेंगे तो मुझ पे हंसेंगे, मुझ पे ताने कसेंगे, और मेरे बारे में पीछे क्या क्या नहीं कहेंगे। तो मैं अपने घर से या हमारी दुकान से जब बाहर निकलता था तो पहले लेफ्ट देखता था कि कोई आ तो नहीं रहा है, फिर राइट देखता था कोई आ तो नहीं रहा है, और रास्ते के किनारे किनारे चलता था। और मैंने जिंदगी में भी ऐसा ही किया, सिर्फ रास्ते पे नहीं, जिंदगी में भी मैं किनारे किनारे ही चला हूँ। ये मुझे बाद में ध्यान में आया कि टीचर लोग बोलते थे कि यार पढ़ाई में तू बहुत अच्छा है, तो है ना तू जरा हिम्मत कर, जरा और मेहनत कर, और तू शायद पहला नंबर लाएगा। लेकिन पहला नंबर मेरा कभी नहीं आया, क्योंकि मैंने अपने आप को उस योग्य समझा ही नहीं।
और एक बात बोलते थे कि तुम बोलते बहुत अच्छा हो, तो है ना ये एलोकेशन कंपटीशन होती है उसमें पार्ट लो। लेकिन एलोकेशन कंपटीशन का मतलब ये था कि स्टेज पे जाना, और स्टेज पे जाऊं और मुझसे गलती हो जाए तो लोग मुझ पे हंसेंगे। तो इस चीज को लेके मैंने क्या किया, मैंने कुछ 4 5 10 12 दोस्तों का एक अपना, जो मेरे से बहुत अच्छे थे, उनका एक कंफर्टेबल ग्रुप बना लिया और मैं उन्हीं में रहता था। और यही आदत मैंने अपने एडल्टहुड में भी कैरी की। तो अब हो ये रहा था कि इस चीज का मैं दिखाने की कोशिश करता था कि नहीं, ऑल इज वेल विथ मी। लोग पूछते थे प्रॉब्लम है क्या यार, सबको दिख रही थी फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, और मैं दिखाने की कोशिश करता था कि बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है। उसका फाइनेंशियल पार्ट, जो दूसरा पार्ट था वो फाइनेंशियल था। फाइनेंशियल पार्ट ये था कि कर्जे बहुत हो गए थे, साहूकार लोग आते थे, लेनदार आते थे, वो कब आएंगे क्या आएंगे, उनके पास उनको देने के लिए पैसा तो है नहीं, तो है ना वो पूरा दिन डर में कि शाम को आने वाले हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक उस बात की चिंता करते रहो कि कहाँ से पैसे आएंगे, और पैसे तो आ नहीं रहे थे तो आएंगे, 4 जनों के सामने बोलेंगे। तो ये फाइनेंशियल बात थी, वो भी बड़ा है ना घर कर गई। तो पिताजी की जो आदत थी वही मैंने भी उठाई कि किसी हाल में ये जो प्रॉब्लम है ना सामने, ये नहीं देखना कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं जिन तरीकों का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। तो कैसे भी करके आज जो सामने आने वाला है, खर्चा हो या चाहे कोई साहूकार हो, उसको पैसे देने के लिए मैं कहीं से भी पैसे उठाऊं, कहीं से उधार लूं, कहीं से ब्याज पे लूं। ये भी नहीं सोचूं कि ये पैसा जो ले रहा हूं वो वापस कैसे करूंगा, और पहले ही नुकसान में है तो और ब्याज से पैसा उठा रहा हूं तो ये क्या करेंगे। तो ये आदत मैंने उठा ली, और जब मैं ना उधार लिए हुए पैसे लेके एक उधारी चुकाता था तो मुझे बड़ा लगता था कि क्या बात है, मैंने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन ये देखने की कोशिश नहीं करी कि यार इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत है, और परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि भैया तू अच्छी तरह से पढ़ाई कर, बुद्धिमान है, और तेरे को शायद अच्छी नौकरी मिलेगी। मैं माँ चाहती थी कि आईएएस ऑफिसर बन सकता हूँ, ऐसा उसका मानना था, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं निश्चित ही कुछ न कुछ कर सकता था, लेकिन वो कुछ मैंने किया नहीं। तो ये फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी सतत रहना और उसके लिए शॉर्टकट्स ढूंढना, ये भी आदत मैंने आगे जाके कैरी की। और इन दोनों चीजों के चलते मेरा गांव में रहना इतना दुभर हो गया कि मैं कोशिश करने लगा कि मैं यहाँ से कैसे भागूं। तो फिर मैं, पास ही में शहर था, वहां पे कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया। पास ही एक शहर था, वहां पे कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया। संयोग की बात थी कि वो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे, अपने अपने फील्ड में बड़े थे, पैसे से भी बहुत अच्छे थे, समाज में भी उनका बहुत नाम था। और मैं उनके संपर्क में जब आया तो मैंने देखा कि यार बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे हैं और अपने को इनके जैसा होना। तो मेरे प्रॉब्लम्स कुछ भी हो, मैं इनको दिखाने की कोशिश करने लगा कि मैं कितना अच्छा हूँ। और वहीं पे शराब मेरे हाथ में आ गई, क्योंकि वो पी रहे थे तो मुझे लगा कि एक अच्छे जीवन जीने का शराब एक अहम हिस्सा है। भूल गया कि अपने घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं इसके चलते। मुझे लगा मेरे बाप को पीना नहीं आया, मेरे दादाजी भी शराब में ही गए थे, खानदान में और भी उदाहरण थे। तो वो सारे उदाहरण एक और पीपल प्लीजिंग जो चालू हो गया था कि लोग मेरे को जज नहीं करे, हर कोई मेरे पे खुश हो। तो इसकी वजह से मैंने इनको फॉलो करना चालू कर दिया, और शराब आ गई और सारा है ना यार खेल ही बदल गया। मैंने आपको बताया कि कितना डर लेके चलता था मैं लोगों के लिए, लेकिन जब शराब आ गई तो लोगों से डरना बंद एकदम। जो मन ही मन में चलता था कि इसको तो मैंने ऐसा जवाब देना चाहिए था, उसको तो मैंने वहीं चुप कराना था, उसको तो मैंने सबक सिखाना था, ये सब चीजें अब मैं करने लगा। लेकिन ये कब करने लगा, जब 2 या 3 पे डाउन हूं तब। लाइट बंद करो यार, लाइट कौन चालू किया? हाँ ले, बाद में बंद कर दो। जरा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपके माइक्स म्यूट रखें प्लीज। तो ये सब होता था, ये डेयरिंग जो आती थी ना, ये शराब पी के आती थी। जब उतर जाती थी दिन में तो वो नहीं हो रहा था। और मेरे को ये लगने लगा कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, जो बदनामी है परिवार की, है ना, एक्चुअली मैंने वहां पे खड़े रह के डट के सामना करना था, लेकिन मैंने वहां से भागना चाहा और यही मैं करता आया। मैंने लोगों को बदलने की कोशिश करी, मतलब लोग जगहें बदलने की कोशिश करी कि दूसरी जगह पे जाके शायद ठीक हो, दूसरे लोगों में जाके शायद ठीक हो। तो मैंने वो गांव और वो शहर ही छोड़ दिया और मैं मुंबई पहुंच गया।
और मुंबई पहुंच गया। वहां पे तो मुझे लगा था कि चलो छूट गए अपन वहां से, अब अपनी फ्रेश जिंदगी चालू करते हैं। लेकिन और एक नया डर कि मैं गांव से आया हूं, ये तो महानगर है और यहाँ पे मेरी भाषा पे लोग हंसेंगे, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं इतना मॉडर्न नहीं हूं। तो ये डर था वो फिर से मुझ पे हावी हो गया, और इस डर से बचने के लिए शराब जो थी वो बिल्कुल मेरे हाथ लगी थी। और ये मेरी समझ में आ गया था कि जब शराब पीता हूं ना तो हर चीज को हैंडल कर सकता हूं। और उसके बाद भी मैं जिस फील्ड में गया था वहां पे मेरे को ये हुआ था कि इन सब चीजों के चलते जो थोड़ा दबंग लोग होते थे ना, थोड़ा रौबदार लोग होते थे, उनसे पहले से ही डर लगता था कि मैं पास जाऊंगा तो ये मेरे को है ना बेवकूफ समझेंगे, एवं ही समझेंगे और मेरे को है ना कुछ हंस देंगे मुझ पे। तो मैं दो चीजें करने लगा कि एक तो पहले से ही इनके बारे में रिजेंटमेंट पालने लगा। रिजेंटमेंट क्यों, कारण क्या था, कुछ भी नहीं था। मेरे से वो बुरा व्यवहार नहीं किए थे, मेरे को वो बुरा बोले नहीं थे, कुछ नहीं थे। लेकिन मुझे लगता था कि जो एकदम तगड़े है ना जिम बिल्डर वाले लोग, मेरे को उनसे जलन होती थी तो रिजेंटमेंट। कोई चार लड़कियों से बहुत हंस खेल के बात कर रहा है तो मेरे को रिजेंटमेंट, क्योंकि ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं लोगों से खुल के मिल नहीं पाता था। और मुझे दूसरी चीज ये हुई कि इसका मतलब ये है कि अब मेरे को एक कोई ना कोई रौबदार इंसान हो जिससे मैं दोस्ती बना लूं, तो उसकी छत्र छाया में रहता हूं फिर। तो मेरा गॉडफादर बन गया वो। शराब थी हायर पावर और ये है गॉडफादर। अब मैं उसी के इर्द गिर्द रहूं, उसी जोन में रहूं, काम भी उन्हीं के साथ करूं। और ये अमूमन ऐसा बंदा होता था जो शराब व्यवस्थित रूप से पीता था और शायद दिन में भी शराब पीता था। तो ऐसे लोगों के साथ ही मेरी जमी और मैं उनके साथ ही रहा। प्रोफेशन में दूसरी जगहों से मुझे बुलाया जा रहा था लेकिन मैं जाता नहीं था, क्योंकि मुझे डर लगता था कि यार इन लोगों के पास जाऊंगा मेरे को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। कई बार ये होता था कि काम मिल जाता था दूसरी जगह से, वो काम मैंने कर भी दिया है लेकिन वो काम लेके मैं जाऊंगा तो उसका डर लगता था कि यार उनको पसंद नहीं आएगा। मैं ही डिसाइड करूं, उन्होंने देखा ही नहीं काम अच्छा किया है या बुरा किया है, लेकिन मुझे ही लगता था कि ये अच्छा काम नहीं है और वहां जाके ना रिजेक्ट कर देंगे तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज इसकी वजह से ये चालू हुई कि मैंने कहा कि लोगों का डर है ये मैं दिखाना नहीं चाहूं, तो फिर ये दिखाने की कोशिश करूं कि मैं बहुत डेयरिंग बाज इंसान हूं, मैं किसी चीज से डरता नहीं हूं, मैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूं। तो मुझे कभी लोगों को ये समझ में नहीं आया कि मेरे अंदर है ना ये एक डरपोक इंसान बैठा हुआ है। हर कोई लोग यही बोलते थे कि यार बहुत कॉन्फिडेंट है अनिरुद्ध, बहुत है ना डायनामिक है, लेकिन ये सब मुखौटा था दोस्तों। तो कई चीजें मैंने करी इस डर के चलते करी। मैं लोगों से कतराता रहा, मैंने लोगों के विरुद्ध है ना कि ये इंसान टीम में नहीं चाहिए तो उसके खिलाफ ऐसी चीजें करो कि वो टीम में टिके ही नहीं। ऐसी कई सारी चीजें करता रहा और साथ ही फिर शादी हो गई, सब कुछ हो गया। और मुझे लगा कि अब जिम्मेदारी से जीना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी से जीना मेरे को आता ही नहीं था। खर्चे बढ़ गए थे, लेकिन फाइनेंशियल सॉल्यूशन को मैं ना ढंग से समझ नहीं पाया कभी। तो वही पैटर्न कि उधारी लो, उधारी से काम चलाओ, ये उधारी चुकाने के लिए और कोई उधारी लो। ऐसा नहीं है कि कमाई नहीं करता था, लेकिन कमाई से खर्चे ज्यादा रहते थे, क्योंकि पैसा हैंडल करने की आदत नहीं थी। कभी कभी पैसे आते थे तो फिर ऐसा लगता था कि ये भी करो, वो भी करो, बीवी को भी खुश करो, बच्चों के लिए भी ये ले आओ। तो फाइनेंशियल प्लानिंग कभी नहीं रही, तो वो आदत ही पड़ गई कि सतत वो आवक जितनी है उससे जावक ज्यादा है। और आवक बढ़ाने के लिए जो जरूरी तरीके थे वो मैं अपनाने को तैयार नहीं था। मेरे को घर वालों ने बहुत बोला, बहुत समझाया कि अनिरुद्ध तू कोई नौकरी पकड़ ले। मैंने कहा नौकरी तो अपने बाप से नहीं जमेगी। मैंने कहा मैंने कभी किसी के हाथ के नीचे काम नहीं किया है और नहीं करूंगा। मैं तो फ्रीलांस ही काम करूंगा और मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट ही करूंगा। मेरे को लगता था कि मेरे पैसे की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि बहुत बड़ा पैसा आना चाहिए तभी सॉल्व होगा। ये 5-10 हजार की नौकरी में क्या रखा है। जो कहावत है जैसे बूंद बूंद से सागर बनती है, इन कहावतों में जो कॉमन सेंस है वो कॉमन सेंस मुझ तक कभी पहुंची ही नहीं। तो वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और वही फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी जो मेरे पिताजी के कारण मेरे पास आई थी, वही मैंने अपने घर वालों को पास करी। तो इन दोनों के साये में मेरे लिए अगर कोई सुकून की जगह थी तो वो बार था हमेशा, कि सारे प्रॉब्लम्स में भूल जाता था, सारे डर भूल जाता था। और शराब जब अंदर जा रही थी तो लगता था कि कुछ प्रॉब्लम नहीं यार, जिंदगी मस्त चल रही है, लेकिन जिंदगी मस्त नहीं चल रही थी। शराब बढ़ती जा रही थी। काम का मेरे जहां भी किया हुआ एप्रिसिएशन हुआ, मैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा था।
और वो एप्रिसिएशन भी मैं ढंग से सह नहीं पाया। एप्रिसिएशन की आदत नहीं थी ना, मेरे को लगता था मैं इसके योग्य नहीं हूं, तो जब मिला, जब वाहवाही थोड़ी बहुत हुई तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया। मेरे को लगा कि अब तो चलो आ गए अपन, इसी पल का इंतजार कर रहा था मैं, अब कर लो दुनिया मुट्ठी में, अब तो है ना मैं टॉप पे पहुंच ही जाऊंगा जल्दी। टॉप पे नहीं, वो बॉटम में जाना चालू हुआ था, क्योंकि अब मैं कोई नीति नियम ही नहीं पाल रहा था। शराब बढ़ती गई, घर वालों ने बहुत कोशिश करी, मेरे काम के जगह जो लोग थे जो मेरे को चाहते थे उन्होंने बहुत कोशिश करी, सब ने कोशिश करी, लेकिन मैं रुक ही नहीं सकता था अब, क्योंकि शराब ही मेरी मालिक बन गई बहुत ही जल्द। और वही थी, बाकी साइकिल तो वही है कि प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ डिजीज, ये बाद में पता चला। वैसे ही वो बढ़ती गई और मैं थोड़ा बहुत ही मैंने जीवन में हासिल किया था, तो उसके बाद डाउनफॉल तुरंत चालू हुआ और बहुत फास्ट हुआ मेरा। इसमें शराब रोकने की कोशिशें, रिहैब जाना, ये जाना वो जाना, सब कुछ हो गया। और अल्टीमेटली वो पॉइंट आ गया जब सब कुछ खत्म हो गया। अब सब कुछ खत्म हो गया का जो लेवल था वो बड़ा डेंजर था, क्योंकि अब तो जो था ये दो चीजें, कि एक तो लोगों का डर, क्योंकि पहले तो क्या था कि फैमिली के पिताजी ने जो किया होगा उसकी शर्म लेके चल रहा था मैं। लेकिन अब जब से शराब चालू हुई तब से इतना मैंने लोगों को झूठ बोला, इतना लोगों से पैसा लिया, फिर उनको मुंह कैसे दिखाओ, तो उनसे संबंध ही तोड़ दो, उनको उनके आसपास ही मत जाओ, फिर डर कि ये मेरे बारे में क्या बोलते होंगे, फिर चालू हो गए रिहैब के डर। जब भी मेरे को कोई सफेद वैन दिखती थी तो मेरे को लगता था मेरे को ही लेने के लिए आई है। बैंक के लफड़े थे कुछ, तो कभी पुलिस की गाड़ी दिखाई देती थी अपनी गली में आई तो मेरे को लगता था मुझे ही पकड़ने आई, क्योंकि कोर्ट केसेस भी चल रहे थे। तो ये डर 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 भयंकर हो गया। घर में इतने झूठ बोले थे, सब कुछ बोला था, उसका गिल्ट, कभी भी पकड़ा जाऊंगा, शराब छुपा के रखी है वो पकड़ी जाएगी, तो ये पूरी तरह से डर हावी हो रहा था। अब रिश्तेदार क्या बोलेंगे, तो ये सब जो था, काम की जगह पे क्या बोलेंगे, क्योंकि घर जा रहा हूँ वहां पे, एक तो कैंसिल करता हूँ जाना, अपॉइंटमेंट है और कैंसिल और गया हूँ, तो मीटिंग करके आया तो भी अंदाजा नहीं आ रहा है कि मीटिंग अच्छी हुई या नहीं हुई। जरूर उन्होंने ना उनको पहचान गए होंगे, मेरी आंखें देखी होंगी, बदबू आई होगी उनको, उनका फोन नहीं आया मेरे को वापस, इसका मतलब है कि उनको पता चल गया कि मैं बेवड़ा हूँ, तो उनको गालियां दो। तो हर एक के प्रति रिजेंटमेंट चालू हो गया उल्टा। और जब को सब कुछ खराब हो गया तो ये डर इतना हावी हो गया था कि अल्टीमेटली मेरे को साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चालू करना पड़ी। अब मैं खुद को इतना कमतर समझ रहा हूँ और लोगों के डर इतने मेरे को बढ़ गए हैं कि मुझे फिर मैं अपनी पत्नी पे डाउट लेने लगा हूँ। साइकेट्रिस्ट ने बोला कि इसको पैरानोइया हो गया है। पैरानोइया मतलब उन चीजों का डर जो असल में है ही नहीं। और दोस्तों ऐसी हालत में मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में पहुंचा, गच्चा खाया, मैंने बताया कि समझ नहीं पाया कि मेरी असल प्रॉब्लम क्या है। सेल्फिश सेल्फ सेंटर्डनेस इज द रूट ऑफ माई प्रॉब्लम, ये चीज समझ ही नहीं पाया, मेरे को लग ही नहीं रहा था कहीं से कहीं तक मैं स्वार्थी हूँ, आत्म केंद्रित हूँ। तो वो शराब ने सिखा दिया। और फिर जब आखिर में घुटने टेकने पड़े और टेक दिए, क्योंकि वो पता चल गया कि दिमाग नहीं चला सकता हूँ। अच्छा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया जब पहली बार, तो मेरे को जो भी रेड चर्च में मीटिंग होती थी मेरे को बहुत अच्छी लगी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की संगत यार। मेरे पुराने दोस्त छूट गए थे कभी के 3-4 साल, इतना लोन वुल्फ बोला है ना, बिल डब्ल्यू ने कहा है कि आई हैड बिकम अ लोन वुल्फ, वैसा वो अकेला भेड़िया बन गया था मैं। समाज से पूरी तरह कट गया था, दोस्त बचे नहीं थे, 4 जनों में बैठने की आदत नहीं थी, बात करने की आदत नहीं रह गई थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब मैं आया और यहाँ के मेंबरों से मिला, 12-14 मेंबर तब होते थे अमूमन, तब मुझे सालों बाद लगा कि वाह यार कंफर्टेबल हूं मैं। इनफैक्ट आज पता चलता है कि पहली बार जिंदगी में एक्चुअली कंफर्टेबल हुआ था मैं। क्यों? क्योंकि ये सब लोग मेरे जैसे थे, कोई मेरे को जज करने वाला नहीं था। मैं हमेशा ये दुनिया में डर पाल रहा था कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे वो डर नहीं था, क्योंकि सब पहले से ही बोल रहे थे कि मैं शराबी हूँ और अपने शराब के किस्से सुना रहे थे, अपनी बर्बादी के किस्से सुना रहे थे, अपने अंदर के दोष बता रहे थे जिनसे मैं अब आइडेंटिफाई तब तो नहीं कर रहा था लेकिन बाद में करने लगा। तो ये मैं यहाँ पे इसलिए कंफर्टेबल हुआ कि यहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या थी मुझ में कि ये मैंने कहा कि लोगों का डर, इसकी वजह से मैं किसी पे भरोसा भी नहीं करता था।
तो हालांकि यहाँ पे मेरे लिए मीटिंग बनी थी, मेरे लिए सारा माहौल बनाया गया था, मेरे लिए टूल्स रखे थे, मेरी सेवा के लिए यहाँ पे ओल्ड टाइमर्स थे, लेकिन मैं उन पे भरोसा नहीं कर पाया। न उनसे भरोसा करके मैं अपने दिल की बातें, अपने प्रॉब्लम ढंग से बता पाया, न ही वो जो बता रहे थे उन पे भरोसा कर पाया कि यस ये बोल रहे हैं कि ये चीजें करके वो सोबर हुए हैं और अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो मैंने भी वही करना चाहिए जो मुझे आदत लगी थी कि नहीं यार मेरे डिसीजन तो मैं ही लूंगा, मेरे को किसी पे भरोसा नहीं है, और तो मैं ही सोचूंगा, मैं ही समझूंगा और मैं ही डिसीजन लूंगा। तो वो मैंने डिसीजन लिया कि यार मेरे को जितनी चीजें समझ में आनी थी वो आ चुकी। अब मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ कि जाके पहले जैसी दारू पीऊंगा। 5.5 महीने दूर हूँ शराब से, मजाक है क्या साहब? इतना दूर में कभी रहा ही नहीं हूँ शराब से और याद ही नहीं आ रही है शराब की, अब क्यों पहले जैसी पीऊंगा? तो मैंने जो करना था वो नहीं किया और अपनी तरह से इस प्रॉब्लम को हैंडल करने की कोशिश करी, इसलिए मैं रिलैक्स हुआ। तो 1.5 साल बाद जब वो मौत करीब आ गई और दिखाई दी सामने, तो वो घुटने टेक दिए। उन्होंने कहा था कि ये पहला कदम है भैया, पहला कदम ये नहीं लोगे तो आगे की बातें ही नहीं समझ में आएंगी, कर ही नहीं पाओगे। और जब सचमुच शराब के सामने घुटने टेक दिए, तब अनमैनेजेबिलिटी असल में दिखाई देने लगी कि जीवन में क्या क्या बर्बादियां हुई हैं। और पसीने छूट गए यार। 42 साल की उम्र हो गई थी, पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका था, एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे मेरे को खड़ा हो रह सकूं मैं। तो मैंने कहा अब ये सब कैसे ठीक होगा? तो मेरे को यहाँ पे लोगों ने बोला, इतने रिलैप्सेस के बावजूद मेरे से बहुत प्यार से पेश आए, बोले वैसे ही होगा जैसे हमारा हुआ है, रिकवरी पे ध्यान दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरा कदम मेरे को बोल रहा था कि यार ये मैं लाइफ चला नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर किसी हायर पावर को मानता हूँ, और एल्कोहलिक्स एनोनिमस ही मेरे लिए हायर पावर बन गई। ये बात पक्की गांठ बांध ली कि भैया समझ में आए या नहीं आए, यहाँ की बातें अच्छी लगे या नहीं लगे, करने में तकलीफ हो या सहूलियत हो, ये बातें मुझे मानना है और ये बातें मुझे करना है। तो चीजें आसान हो गई। अपना दिमाग नहीं चलाना, जो बोल रहे थे तो गुस्सा आता था, उसका फायदा अब दिखाई देने लगा। दिमाग गलत ही चलता है ना मेरा, लेकिन बोले वो पुनर्बुद्धि स्थापित हो जाएगी, फिर से वो सद्बुद्धि। लेकिन उसके लिए मेरे को बोल रहे थे कि ये जीवन तू नहीं चला सकता, क्योंकि तूने ही ये सब बंटाधार किया है, तेरी वजह से बदनामी हुई है। तेरे को न शराब हैंडल करना आई, न पैसे हैंडल करना है, न रिलेशंस हैंडल करना है, तेरे को जिंदगी ही हैंडल करना नहीं आई है। तो अब जाके मेरे को डिसीजन लेना था, और डिसीजन ये था कि उस हायर पावर को मैं अपना जीवन और अपनी इच्छाएं जो हैं वो उसको सौंप रहा हूं, उसके हवाले कर रहा हूं। और वो किया तो दैट वाज अ गेम चेंजर। जब तक पूरी हार नहीं मानी तब तक सारे प्रॉब्लम आते रहे कि कैसे हायर पावर, क्या हायर पावर, नास्तिक इंसान हूं, भगवान नहीं मानता हूं, ये सारे अड़ंगे आते रहे। लेकिन जब घटने घुटने टेक दिए, 100% हार मान रहा हूं, तो ये प्रॉब्लम नहीं रही। और जैसे ही ये निर्णय ले लिया, दैट वाज अ गेम चेंजर। वहां से खेल बदल गया दोस्तों। बहुत सुंदर भाषा में वहां पे दिया है कि यार वो जो ईश्वर है वो मेरा बाप है और मैं बच्चा हूं। और मैं बहुत डरा हुआ बच्चा था यार, लेकिन बाप पे जैसा भरोसा था। मैं जब छोटा था, मेरा बाप हवा में मुझे फेंकता था और मैं खिलखिला के हंसता था, क्योंकि भरोसा था कि मेरे को जमीन पे गिरने नहीं देगा, मेरे को हवा में वो झेल लेगा। तो ये जब रिश्ता बन गया, तो अब जो मैं अकेले के दम पे चल के और घबरा के चल के, और जैसे मेरे को हर कोई वार करने वाला है वैसे चल रहा था लाइफ में, उसके बजाय निश्चिंत हो गया। उन्होंने कहा कि वो प्रमुख है और मैं उसका नुमाइंदा हूँ, वो मालिक है, मैं उसका चाकर हूँ। और उसको अगर जिंदगी हैंडल कर ली, तो ये जो पसीने छूट रहे थे कि 42 साल में ये क्या बर्बादियां कर दी, बदनाम पूरी तरह से, रिश्तेदार तरह तरह की बातें कर रहे हैं, साहूकार तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं मेरे को, कोर्ट केसेस चल रही हैं, पैसे की प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी हो गई क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, कॉलेज में जाने की नौबत आ गई, किराया भरने के पैसे नहीं है, किराना नहीं है। बार बार कोशिश करता था, मेरे को लगता था कि पैसे ले आऊंगा तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, और पैसे के पीछे भागता था और रिलैप्स होता था। अब दिख रहा है कि कोई मेरे को काम भी नहीं देगा।
तो यहाँ पे ये मेरे को दिलासा था कि तेरा एक बाप है जो तेरा ख्याल रखेगा, तेरा एक मालिक है जो तेरा ख्याल रखेगा, लेकिन उसके लिए तेरे को इस प्रोग्राम के अनुसार चलना होगा। जो कहा है कि सुबह उठ के प्रार्थना करता हूँ कि आज के दिन मेरे को सोबर रख, और आज के दिन मैं कैसे ये दिन बिताऊं इसका मेरे को मार्गदर्शन दे। और सबसे बड़ी बात बताई, वन डे एट ए टाइम। भैया पास्ट में जो हो चुका है हो चुका है। एक दिन में बर्बादियां नहीं हुई हैं, और एक दिन में सब कुछ ठीक भी नहीं होगा। और तेरे पास आज ही का एक दिन है, भविष्य की चिंता मत कर। देखा नहीं है तूने भविष्य, तू तो मरने वाला था अभी यार। आज जिंदा है उसका तो शुक्र मना। तो सिर्फ आज के दिन अच्छा जीने की कोशिश कर, जैसा प्रोग्राम बिता रहा है और वैसा करने लगा दोस्तों। भरोसा किया अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स पे, इस प्रोग्राम पे, एक हायर पावर पे। और उन्होंने बोला था चिंता मत कर कि तेरे को कुछ नहीं है कमाने को, बड़े बड़े ख्वाब छोड़ दे, कछुआ बन जा, छोटी सी ही कमाई चालू कर दे। बोले कोई भी नौकरी कर ले, जो मिलेगी नौकरी कर ले, भूल जा कि मेरे को वही चाहिए जो पैसे उतने कमा रहा था लास्ट में, लाखों में उतने ही हर महीने आने चाहिए, वैसे ही बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए, वैसे ही बड़े लोगों के साथ काम करना चाहिए। तो मैंने जो पहली नौकरी करी उसका मेरे को रोज 50 रुपया मिलता था। 1300 रुपए की नौकरी करी मैंने दोस्तों। और फिर उन्होंने बोला कि टाइम बहुत है तो फेलोशिप में दे, सर्विस में दे तू। अब सर्विस में दे तो छोटी छोटी चीजें थी, कोई बहुत बड़ी तो नहीं, ओल्ड टाइमर के साथ करने लगा। लेकिन इस चीज से बहुत फर्क पड़ने लगा मेरे को, क्योंकि अकेला बैठा हूं तो वही सारे ख्याल सता रहे हैं। क्या चल रहा होगा मेरे बारे में, क्या बातें हो रही होंगी, पैसे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं, कैसे क्या होगा। तो सेल्फ पिटी में जा रहा हूं, डर हावी हो रहा है। ये चीजें अब नहीं हो रही थी, क्योंकि मीनिंगफुल किसी चीज में मैं अपना दिन बिता रहा था। दूसरी बात, इस बहाने ओल्ड टाइमर के साथ बातें चल रही थी, तो उनके साथ अपने डर शेयर कर रहा था, और उनके साथ बार बार एश्योरेंस मिल रहा था कि अनिरुद्ध तू अकेला नहीं है, हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम थी यार, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये डर जो है वो थोड़े थोड़े कम होने लगे। और ये सारा बोझ बन गया था ना, मैंने लोगों के साथ क्या क्या गलत किया है वो याद करके जब शेयर करने लगा तो वो मेरे सिस्टम में से बाहर निकलने लगा। अब मैं उसमें डिफेंड नहीं कर रहा था खुद को कि या वो गलत था इसलिए मैंने ऐसा किया, नहीं, क्योंकि यहाँ पे वैसी शेयरिंग नहीं हो रही थी। तो असल में सच सच में देखने लगा कि क्या हुआ था, और अपनी गलतियां ही जैसे लोग कबूल कर रहे थे वैसे मैं शेयरिंग में कबूल करने लगा। तो मुझे कुछ अच्छा लगने लगा था। सर्विस में रहते रहते उन्होंने बोला था कि फेलोशिप में आते रहे, रिकवरी पे ध्यान दे और सर्विस में टाइम दे, तो तेरे को है ना यहीं से दरवाजे खुलेंगे। मेरे को अचरज लगता था। मैंने कहा यार लाखों के लोन है मेरे पे, यहाँ पे आप कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मेरे को जानता है। आप लोगों को पता चला है कि मैं शराब से दूर हूँ, ईमानदारी से चल रहा हूँ, लेकिन उन लोगों को कैसे पता चलेगा जो मेरे को काम देंगे। लेकिन वही हुआ दोस्तों कि सर्विस में रहते रहते मेरे को अचानक वो जरिया मिल गया कि मेरे को एक नया प्रोफेशन मिल गया। आज भी मेरा 7 साल बाद भी घर ये जो है पहले वाले प्रोफेशन में नहीं हूं मैं, अब दूसरे वाले प्रोफेशन में चल रहा है। अच्छा, वहां भी आ गया तो पहला ही काम जो मिला, जो एक महिला थी इंदौर में, उन्होंने मुझे काम दिया, 40 पैसा रेट तय हुआ। सालों बाद मेरे को काम मिला था कोई अच्छा, और घर बैठे काम करना था। तो बड़ी ईमानदारी से है ना, दिन भर काम कर रहा हूँ, रात को जग के काम कर रहा हूँ, रोज रात को हिसाब रख रहा हूँ कि आज 700 का काम हुआ, आज 1200 का काम हो गया। महीना जब खत्म हुआ तो 37,500 रुपए का बिल हुआ। 37,500 रुपए मेरे को इतनी बड़ी चीज लग रही थी, क्योंकि पहली बार कंसिस्टेंटली रोज बैठ के काम किया था घंटों तक, जो मेरे को आदत नहीं थी। और मैं इंतजार करने लगा कि 37,500 रुपए मेरे हाथ में कब आएंगे। बस अब फर्क ये था कि प्लानिंग तो थी, अल्कोहलिक हूँ यार मैं, तो एकदम मन में कल्पना के घोड़े है ना दौड़ने लगते हैं। लेकिन इस बार प्लानिंग ये नहीं थी कि घर में इतना बताऊंगा, अपने पास इतना रखूंगा, इतनी शराब के लिए रखेंगे, इतनी की उधारी चुकाएंगे जो घर वालों को मालूम नहीं है, वो नहीं था। ईमानदारी से ये था कि कुछ पैसे अपने पास रखेंगे, उसमें से पत्नी के लिए साड़ी खरीदेंगे, बच्चों के लिए किताबें लेंगे, सास ससुर के लिए ये लेंगे, और बाकी के सारे पैसे तो पत्नी को सौंपने हैं। अपने लिए कुछ नहीं सोचा था।
और जब मैं चेक लेने गया तो 37,500 की जगह मेरे हाथ में उन्होंने 7,000 रुपए का चेक रखा। कोई फालतू सी वजह बता दी कि नहीं हमारे को वो उस कंपनी ने पैसे ही नहीं दिए तो सबको हम इतना 20% ही दे रहे हैं। मेरा तो दिमाग खराब हुआ यार। तो मैं सोचने लगा कि ये क्या है। तीसरे कदम पे उन्होंने बोला तो था मेरे को कि यार वो हायर पावर है, उसको सौंप दे। अब सौंप दिया। लेकिन और बड़ी प्रॉब्लम, मैं जब शराब पी रहा था इतने 21 साल में, भाई साहब मेरे को याद नहीं आ रहा है कि ये ना 21 में से बाद के आखिरी 20 सालों में किसी ने मेरा पैसा डुबाया हो। सोबराइटी में आता हूं तो पैसे डूब गए। और मेरे को एकदम से दिमाग में बत्ती जल गई। मैंने कहा इतना बड़ा झटका पहुंचा है मेरे को, लेकिन शराब पीने का ख्याल नहीं आ रहा है। मैंने कहा प्रोग्राम काम कर रहा है यार। मेरे जैसा बंदा जो छोटी सी चीज होती है तो भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ और मेरे को शराब की याद आती है, उसको शराब की याद नहीं आ रही है। सो प्रार्थना निकली मन से। लेकिन मैं सोचने लगा कि अब इसमें गॉड्स विल क्या है। तो सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने कहा इस महिला ने मेरे को 40 पैसे से काम देने का वादा किया था, तो ये कहीं ना कहीं से 60 पैसे से तो लाती होगी। तो मैं देखूं तो ये काम आता कहाँ था। ये फील्ड मेरे के लिए नया था। और मैंने इंटरनेट खंगालना चालू किया तो मेरे को पता चला कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मेरे को मालूम ही नहीं है। और वहां पे मेरे को 2 रुपए का रेट मिलने लगा, मतलब जो उस महिला ने प्रॉमिस किया था उससे 5 गुना। अब अगर वो दे देती वो चेक ईमानदारी से 37,500 का, तो मैं उसके कदमों में बैठा रहता और साल 2 साल तो वहीं पे कम पैसे में काम करता। लेकिन उसने पैसे डुबाए। वो मेरे को एक ओल्ड टाइमर ने कहा, अब किसी भी नजरिए से देख सकते हैं दोस्तों, ओल्ड टाइमर ने कहा कि हायर पावर तेरे को टेस्ट कर रही थी और उस टेस्ट में तू पास हो गया। तो हायर पावर ग्रोथ चाहती है। हर जो कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में वो तेरे लिए एक मौका है कि इस प्रोग्राम के सिद्धांतों को तू कैसे प्रैक्टिस करता है। और वो अगर प्रैक्टिस करेगा तो उसमें से तेरी ग्रोथ होगी। और ये मेरे बारे में तो सच निकला दोस्तों। फिर वो उस प्रोफेशन में मैं आगे आगे बढ़ता गया और उस प्रोफेशन में मेरे को आगे बहुत अलग अलग अनुभव आए कि जब जब मैं ये प्रोग्राम प्रैक्टिस करता हूँ, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस के 3 बातें याद रखता हूँ, तो मैंने जो सोचा नहीं था वो होता है। अब दिक्कत ये थी कि मेरा जो घर का है मुद्दा कि बेसिक खर्चे वो तो अब छूटने लगे, लेकिन यादें तो थी मेरे साथ ना यार। ठीक है मैं मीटिंग में शेयर कर रहा था, ठीक है थोड़ा हल्कापन महसूस हो रहा था, लेकिन वो गिल्ट जो था वो अब मन में था ही। मेरे को अब जाके याद आ रहा था कि कितने लोगों को कितने बुरे तरीके से, कितने जगहों पे मैंने कहीं नुकसान पहुंचाया है, कहीं दिल तोड़ा है, कहीं ऐसी बातें बोली हैं जिससे उनको बुरा लगा होगा, कई ऐसे कांड किए हैं जो शर्मनाक हैं। तो मेरे को वो मन में तो बात रह गई कि मेरे बारे में आज भी तो खराब बोलते होंगे लोग यार। अब क्या करना है इस चीज का। और हालांकि मैं अब पैसे कमाने लगा था, मेरा काम चल पड़ा था, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो कहीं ज्यादा थी। क्योंकि 21 साल का जो है फाइनेंशियल अनमैनेजेबिलिटी है वो एकदम से कैसे ठीक हो जाएगी। हालांकि मैं कई एएमए दोस्तों को जानता हूं जिन्होंने सोबराइटी में आके बहुत अच्छी तरह प्रोग्राम प्रैक्टिस करके बहुत कम समय में बहुत अच्छी मटेरियल प्रैक्टिस ये प्रोग्रेस करी है यार पैसे के हिसाब से। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा था और मेरे को बोला गया था कि हर किसी की जर्नी अलग है, तूने तुलना नहीं करनी है। जिंदगी भर तो तुलना करता आया कि उसके पास कितने हैं, मेरे पास कितने हैं। तो वो नहीं करना है यार। तू अपना काम ईमानदारी से करता रहे और तेरी ग्रोथ धीरे धीरे होगी, लेकिन निश्चित रूप से होगी। अब ये मैं जानता हूं, लेकिन मैं जिन लोगों का पैसा देने लगता हूं वो तो नहीं जानते ना बॉस। तो वो तगाजे चल ही रहे थे। अब मैं अब तक लोगों से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब लोगों से बचना, झूठ बोलना, झूठे वादे करना वो छोड़ दिया मैंने। मैं हूं ऐसा हूं। अभी इतना जम रहा है, अभी ये नहीं जम रहा है, ये बोलना मैं सीखा। फिर चाहे मेरे को 4 बातें सुनने मिले, मेरा इंसल्ट हो जाए, जो कुछ हो जाए, जो कुछ हो जाए, उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। और ये सब मैं क्यों कर पा रहा था दोस्तों, अब ये बदलाव क्यों आया था? क्योंकि जिस दिन आके मैं ईमानदारी से मैंने बोला कि आई एम एन अल्कोहलिक, मेरा नाम अनिरुद्ध है, वहां पे कहीं न कहीं मैं स्वीकार कर लिया था मैंने
कि यार जो जिंदगी में रायता फैलाया है उसका मेरे को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, उस सारी अनमैनेजेबिलिटी की। मैं भाग नहीं सकता उससे, जीवन भर भागता आया हूं, तो वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी मेरे को। और दूसरी बात ये हुई थी कि अब वो जो है ना कि अनिरुद्ध ऐसा, अनिरुद्ध वैसा, अनिरुद्ध की एक लार्जर देन लाइफ इमेज उसने ही मन में बनाई है, दुनिया नहीं वैसा देख रही है, मेरे को लग रहा है वो इमेज नहीं रही। मैं क्या हूं यार, मैं कौन हूं? मैं कुछ भी तो नहीं हूं, बेवड़ा हूं एक जो मर जाता और उसकी जिंदगी बचाई गई है किसी एक पर्पज के लिए। तो अब लोग अगर मेरे को बोल रहे हैं कि तूने ऐसी ऐसी बातें करी और तूने गलत किया है, तो मैं उसको प्रतिवाद करने का मुद्दा ही नहीं है ना, डिफेंड करने का मुद्दा ही नहीं है सर। ये ने मेरे को समझा दिया कि यस, जो तूने किया है उसको स्वीकारना पड़ेगा, और स्वीकारना पड़ेगा ये कह के बात वहां पे छोड़ी भी नहीं थी। मेरे को प्रोग्राम ही इसीलिए दिया था 12 कदमों का, स्पॉन्सर लेने में भी टाइम लगाया, और जब स्पॉन्सर के साथ काम करना चालू किया, चौथे पांचवें कदम में आया, चौथे कदम में काम करते करते तो जैसे पूरा रोड मैप दिखाई दिया। पहली बार खुद की जिंदगी, इसीलिए उन्होंने कहा था कि ब्लैक ऑन व्हाइट, सफेद कागज पे लिखना है। जब लिखता हूं तो पूरी जिंदगी सामने उतर आती है। और तब ना यार लोग नहीं दिखाई दे रहे थे, तब दिखाई दे रहा था कि क्यों, क्या प्रॉब्लम्स है मुझ में। तब जाके दिखाई दिया कि ये जो लोगों का डर है कि क्या कहेंगे लोग, या आके अब वसूली के लिए आएंगे क्या, आके मेरे को गालियां तो नहीं देंगे आके, ये सब मैंने बनाया हुआ है। ये सब मेरे में जो है कैरेक्टर डिफेक्ट्स, इनकी वजह से ये हुआ है। तो मैं इन टर्म्स ऑफ लोग अब देखना और सोचना जो है वो मेरा बंद हो गया। मैं इस चीज में इंटरेस्ट हुआ कि ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स कौन से हैं जिसकी वजह से मैं ना डर इतना बड़ा स्थायी भाव बना मेरा। फिर मेरे को ये भी दिखाई दिया उन्होंने कि हर चीज में ज्यादा चाहा तूने, जो है उसमें संतुष्ट नहीं रहा, कहीं छिन जाने का डर, कहीं न मिलने का डर, बिकॉज जो है उसमें तो खुशी नहीं था कभी, न खुद को स्वीकार किया, न जीवन को स्वीकार किया, न लोगों को स्वीकार किया, न काम जैसा है वैसा स्वीकार किया। तो मेरे को वो बातें पता चली जो मेरे को बोला था कि शराब तो सिर्फ लक्षण है, असल प्रॉब्लम जो है वो ये है। यहाँ आके एक बहुत बड़ा चेंज मुझ में आ गया कि लोगों का डर जो है वो काफी हद तक कम हो गया। दूसरी बात, मेरे को फाइनेंसेस भी मेरे को दिखाई दिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यार एक बिजनेस मीटिंग में गया था और काफी टाइम रिलैप्स के बाद, मैं काफी टाइम के बाद गया था मीटिंग में, तो शर्म थी मन में कि मेरे बारे में क्या सोचते होंगे क्या नहीं सोचते होंगे। इतनी बड़ी बड़ी शेयरिंग करी और फिर रिलैप्स के बाद जा रहा हूँ, तो रेगुलर मीटिंग हुई, उसके बाद बोले कि आज अभी अपन बिजनेस मीटिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। और बिजनेस मीटिंग के बाद उन्होंने एक प्रस्ताव रखा और वो उस प्रस्ताव पे हर किसी को पूछते गए, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, और हर मेंबर को पूछ रहे थे। वैसे मुझे भी पूछा कि अनिरुद्ध जी आपको क्या लगता है, और मैं शॉक्ड। मैंने कहा मैं इतनी बार रिलैप्स हुआ हूँ, मैंने इन लोगों को इतनी गालियां दी हैं, उसके बाद मैं जब मीटिंग में आता हूँ तब मेरे को ये 200-500 रुपए की बात पे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है। तो बिजनेस मीटिंग से मैं काफी सीखा हूँ चीजें, ओल्ड टाइमर जैसे चला रहे थे, और मैंने देखा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में यार समय का भी हिसाब रखते हैं और पैसे का भी हिसाब रखते हैं, जो मैंने कभी रखा ही नहीं था। और उन्होंने बोला था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस ट्रेनिंग ग्राउंड है तुम्हारा, यहाँ पे तुम वो चीजें सीखोगे जो तुमको लाइफ में कभी समझ में नहीं आई, और ये चीजें सीख के तुम बाहर की दुनिया में जाओगे, और तब पहली बार तुम जो है सही तरीके से जियोगे। वो मेरी लाइफ में हो रहा था दोस्तों। तो अब कितना पैसा आ रहा है, वो किस चीज पे खर्च हो रहा है, इसका हिसाब मैं पहली बार रखने लगा। और मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने और एक बात बताई कि नीड्स एंड वांट्स, मेरी चाहतें अंतहीन हैं और मेरी प्रायोरिटी पे मेरी चाहतें रहती हैं। उन्होंने बोला कि जरूरतों पे जो है वो फोकस कर, चाहतों का अंत नहीं है कोई, और इच्छाएं वैसे भी ईश्वर को अर्पण करने के लिए कहा था। तो जब ये वांट्स एंड नीड्स का मैं ख्याल रखने लगा, तो जो रोजाना खर्चा है और महीने का खर्चा है उसमें थोड़ा बहुत तालमेल आने लगा। तो 3 चीजें थी कि फालतू पैसे खर्च नहीं करना, दूसरी बात मेरे धंधे में
मैं कैसी ग्रोथ कर सकता हूँ देखना, लेकिन ये करते हुए ये ख्याल रखना कि सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे अगर मैं भागा तो यार मैं फिर से वहीं पे चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि घोड़ा आगे रहेगा, गाड़ी पीछे रहेगी, आध्यात्मिकता आगे रहेगी, भौतिकता पीछे रहेगी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस तुझे पैसे कमाने से मना नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो तेरी आदत है कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए और अभी के अभी चाहिए, तो वैसा नहीं होगा। ईश्वर के समय में होगा। तेरी हायर पावर हर चीज तेरे को ठीक करते जाएगी। तो 5वें कदम में आते आते मैं ये सब बातें सीख गया था दोस्तों। और ये सब समझ में आने के बाद भी कुछ चीजें तो मैं सीख के आप लोगों से प्रैक्टिस कर सकता हूँ, लेकिन इन कैरेक्टर डिफेक्ट्स को मैं कोई दूर नहीं कर सकता हूँ। चलो पता चल गया, अब हटाओ इनको, अब मैं एसेट्स लेके चलता हूँ, ऐसा नहीं होता है। मेरे को फिर से वो है ना हम्बलनेस लानी पड़ती है, मेरी हायर पावर के पास जाना पड़ता है कि ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स भी ले लो, और थोड़ा बहुत अच्छा मेरे में बचा था और थोड़ा बहुत अच्छा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके सीखा हूँ, ये भी आप ले लो, क्योंकि मेरे अच्छे गुण भी मेरे को इस्तेमाल करने की अकल नहीं थी। और फिर आती है आगे परीक्षा कि यार सिर्फ रियलाइजेशन से नहीं काम चलेगा। ये तेरे डर और तेरी इनसिक्योरिटीज जो हैं वो सिर्फ रियलाइजेशन से नहीं आएगी, क्योंकि पूरी तरह से अनिरुद्ध नया निर्माण करना है ना। तो पिछले अनिरुद्ध से अगर तेरे को छुटकारा चाहिए, पिछले लाइफ में जो गलतियां करी हैं जिसकी वजह से तेरे मन में ये डर है, क्योंकि याद आता था ना यार, क्या क्या याद नहीं आता है, सोब्राइटी में तो सब कुछ याद आता है। तो तेरे को जाना पड़ेगा, तेरे को फेस करना पड़ेगा। दोस्तों 9वें कदम में जब मैं आया तो मैं जिन लोगों से भागने की कोशिश कर रहा था सालों तक, उनको अब मैं ढूंढने लगा। ये कितना अप्रोच बदल देता है प्रोग्राम यार, कमाल की बात है। मैं अपने साहूकारों को मैंने खुद फोन किया। मैं इंदौर में रह रहा था, मेरा दोस्त ही था एक, लेकिन उससे पैसे लिए थे 3% पे, उसको 20 साल हो गए थे। मैंने उसको फोन किया तो वो हैरान, क्योंकि बीच में 7-8 साल कोई कांटेक्ट ही नहीं था। मुंबई में जाके मिला, मैंने कहा भैया तू है ना इंटरेस्ट विंटरेस्ट तो भूल जा। एक तो सबसे पहली बात तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि एक तो पैसे लिए टाइम पे चुकाए नहीं, फिर उसके लिए मैंने तेरे से बार बार झूठ बोला, और फिर मैंने तुझसे कांटेक्ट बंद कर दिया, और मैं हमेशा तेरी से दूर भागा। बहुत गालियां दी होगी तूने, क्योंकि तकलीफ हुई होगी उस चीज की। तो पूरी तरह से दिल से माफी मांगी और ईमानदारी से कहा कि यार ये थोड़े से पैसे हैं, जो ओरिजिनल अमाउंट है उससे बहुत कम है, लेकिन ये तू रख ले, और जैसे जैसे मेरे को जमेगा वैसे मैं दूंगा तुमको। वो बोला कि अनिरुद्ध इतने साल से मैं ये धंधा कर रहा हूँ, लेकिन तू पहला बंदा है जो खुद होके इतने गैप के बाद आया है और बोल रहा है कि मेरे को पैसे लौटाने हैं। ऐसा मैं किसी से मिला नहीं हूँ। तो हमारी दोस्ती फिर से वहीं से चालू हो गई जहाँ पे टूटी थी। उसके बाद भी वो फोन करते रहता है। मैंने कहा यार जैसे जैसे पैसे आएंगे मैं खुद दूंगा ना। बोले देख यार मेरा काम है, वो मैं करूंगा, तू बुरा मत मान, तू देगा ये मेरे को मालूम है। क्योंकि अब वो उसमें कोई डाउट ही नहीं रहा, क्योंकि मैं कहाँ इंदौर आने वाला था तुमको देखते देखते। लेकिन मेरा काम है वो मुझे करने दे और तू बुरा मत मान। तो उसके फोन आते हैं जब मैं थोड़े बहुत पैसे देता हूँ। ऐसे कई सारे लोगों से डील करना जो है वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मेरे को सिखाया। रिश्तों में मैंने कितने प्रॉब्लम करे थे यार। मैं अभी 4 दिन पहले पिछले रविवार को पूना में था। पूना में बहुत पीने के दौरान मैंने कांड किए हैं, लेकिन पहली बार पूना में ए के किसी कार्यक्रम के लिए गया था, और वो जाने के लिए मैंने बहुत धन्यवाद दिया उन लोगों को जिन्होंने बुलाया, क्योंकि मेरी बुआ है वो पूना रहने गई है। उससे 25 साल पहले मेरे पिताजी गुजर गए, शराब के कारण ही गए, बहुत कम उम्र में गए, 50 की उम्र में। और उसके तुरंत बाद मेरी शादी हुई। तो मेरी माँ और पिताजी की जगह मेरी बुआ और वो जो उनके हस्बैंड है उन्होंने मेरी शादी लगाई। कम उम्र में शादी की थी, कमाई का साधन नहीं था तब शादी की थी, पैसे की जरूरत पड़ी तो गए उसी के पास, पैसे उठाए, कहा 15 दिन में देता हूँ। तो 25 साल मुंह ही नहीं देखा, क्योंकि बुरा मान लिया। उसने कभी फोन किया मेरे को और बोला कि ऐसे तकलीफ क्यों देते हो मेरे को, तो मेरे को ये याद रह जाता है कि मेरे को ऐसा सेंटेंस बोला बुआ होके कि मेरे को तकलीफ क्यों दे रहे हो। ये नहीं याद रखा कि 25,000 रुपए जरूरत के टाइम में दिए। 25 साल बाद मैं उससे अमेंड करने गया।
बहुत रोई वो, उनके और उनके हस्बैंड की, जैसा कि दिया गया है किताब में वैसे जाके मैंने अमेंड करी। और मुझे पता चला कि कितना हर्ट थी वो, एक पैसा नहीं लेने के लिए तैयार मुझसे। वो बोली पैसे की बात ही नहीं थी अनिरुद्ध, मेरा सबसे लाडला भांजा, मेरे को ये पता चलता है उसका बेटा हुआ, ये मुझे कहीं और से पता चलता है, दूसरा बेटा हुआ ये कहीं और से पता चलता है, तुम पूरी तरह से शराब में गए हो ये मुझे पता चलता है तो दुख होता है, तुम शराब से बाहर आए हो ये बाहर से पता चलता है, मैं बीच में फोन करती हूँ उसको भी तुम टाल रहे हो। इस बात का मुझे बुरा लग रहा था। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरी बुआ मेरे बारे में रिश्तेदारों में क्या बोल रही होगी। यार दोनों के मन साफ हो गए, मेरे मन पे जो बोझ था वो चला गया। दूसरे दिन उसका मुझे नवरात्रि का सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज आया। तो ये प्रोग्राम यार पूरी तरह से मेरे को अलग तरीके से देखना, समझना और बर्ताव करना है ना, पूरी तरह बदल देता है। अब जो मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, ऐसा नहीं है कि मैंने बंगला बांध लिया, ऐसा नहीं है कि गाड़ी खरीद कर ली। आज भी किराए के घर में रहता हूँ, आज भी कर्जे हैं, सोसाइटी में भी उधारियां लेनी पड़ी हैं, लेकिन जो है वो है। जब जरूरत पड़ी तब ही ये किया है और पूरी कोशिश करी है कि जो वायदे करूं वो है ना हवा में नहीं करूं, जितना सच है वो सब बता के मैं करूं और कोशिश करूं कि समय पे पैसे लौटाऊं। एक एक जिम्मेदारियां आती गई दोस्तों 7 साल में, क्योंकि उससे पहले सालों तक जिम्मेदारियां ढंग से निभाई नहीं। तो 7 साल में एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। लेकिन हर प्रॉब्लम के साथ विश्वास बढ़ता गया है मेरा। मैं जो हड़बड़ा जाता था कोई प्रॉब्लम आते ही, वैसा हड़बड़ा नहीं जाता हूं, क्योंकि मेरे को ये पता चला है कि कोई भी प्रॉब्लम, पहले मैं हंसता था ऐसी चीजों पे कि ये बच्चों जैसे है ना दिल बहलाने की बातें हैं, लेकिन आज मैं बिल्कुल मानता हूं कि कोई भी प्रॉब्लम मेरी हायर पावर से बड़ी नहीं है। मेरे प्रोग्राम में बोला है एक जगह पे कि दिस इज अ वे ऑफ लिविंग दैट हैज सोल्यूशन टू ऑल माई प्रॉब्लम्स। जिस तरह ये बोला है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस कोई हर बात का इलाज नहीं है, मेरे को तब जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब बाहर वो चीजें देखना पड़ेंगी, लेकिन जो अप्रोच, जो दृष्टिकोण होना चाहिए मेरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण, उसको लेके उन्होंने बोला है कि हर प्रॉब्लम का इलाज है इस जीवन जीने के तरीके में। तो मैं ये देखा है इन 7 सालों में कि जब जब मैंने प्रोग्राम के सिद्धांतों का पालन किया है तो उस प्रॉब्लम से मैं सही सलामत बाहर निकला हूं, भले ही टाइम लगा हो, भले ही स्ट्रगल करना पड़ा हो, भले ही तकलीफों में से गुजरना पड़ा हो, लेकिन जहां पे मेरे को लगा कि नहीं यार यहाँ पे तो मेरे को कुछ है ना डेस्परेट मेजर लेना पड़ेगा और अपनी अकल चलाई है, वहां पे मेरे को फिर से फटका पड़ा है। तो ये फेथ बढ़ता गया है। अभी आज मैं लोगों से भाग नहीं रहा हूं, मैंने कहा आज मैं लोगों को ढूंढ रहा हूं। आज प्रोग्राम ने मेरे को बोला है कि गोइंग टू एनी लेंथ्स, तेरी हर हद तक जाने की तैयारी है क्या? जो रिकेज ऑफ पास्ट है उससे मैं बचना नहीं चाहता हूं, उसके लिए मैं तैयार हूं। आज जो भी उसका अंजाम सहना पड़ेगा तो उसके लिए मेरी मानसिक तैयारी है, उसके लिए मैं भावनिक रूप से तैयार हूं, उसके लिए मैं फिजिकली मटेरियली अगर मेरे को नुकसान नहीं होगा, वो यार हिसाब बराबर होगा, तो उसके लिए मैं तैयार हूं। तो मेरे को अब काहे का डर, उस चीज का नहीं डर लगता है यार। 7 सालों में मैं देख रहा हूँ था कि मैंने कहा कि 50 रुपए से शुरुआत की थी। यहाँ पैसे का मामला नहीं है यार सिर्फ, है ना, यहाँ मामला है कि मैं किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। तो मेरे को तो कोई भी सिचुएशन हैंडल नहीं करना आई थी। मतलब आप खराब सिचुएशन की बात कर रहे हो, मैं तो अच्छी सिचुएशंस भी हैंडल नहीं कर पाया। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बोला था कि सद्बुद्धि आएगी, वो धीरे धीरे शायद आ रही है। तो प्रॉब्लम्स आज भी हैं, लेकिन आज मेरे को वो डर नहीं है कि यार क्या होगा। मेरे फील्ड में ऐसा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, काम कम हो रहे हैं, रेट कम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे को उन्होंने बोला है कि यार ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बोला है। तो उस स्पिरिचुअल ग्रोथ में मेरा आर्थिक हिस्सा को ये नहीं बोला है कि वो बाहर ही है, मतलब मैं गरीबी बना रहूंगा। मेरे को बोला है कि ये सिद्धांत है और ये 12 कदमों के सिद्धांत अपने स्पॉन्सर के संपर्क में रहते हुए, अपने फेलोशिप के संपर्क में रहते हुए, मीटिंग करते हुए, अगर मैं 1 डे एट ए टाइम अपनाता हूं तो मैं देखता हूं कि प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं।
तो ये फेथ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि फियर का जवाब है फेथ, और वही मुझ में नहीं था लेकिन आज है और बढ़ता जा रहा है। तो आज जो प्रॉब्लम है उनसे मैं भागता नहीं हूं, उनसे मैं डरता नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि डर हर चीज का चला गया। इंसान हूं यार, चिंताएं होती हैं, लेकिन आप लोग हो। ये 12 कदम है, मेरा स्पॉन्सर है। फैमिली में भी हम यही करते हैं कि ग्रुप कॉन्शियस लेते हैं हर चीज में। तो फैमिली अब सिंक में है। मेरे अकेला मैं नहीं, मेरे को बहुत अच्छी बात एक बताई थी। मेरे को 1 साल हुआ था, ये एक बात शेयर करके मैं खत्म करता हूँ अपनी शेयरिंग। जब मेरे को 1 साल हुआ था तब तक मैंने इंदौर नहीं छोड़ा, मैं बाहर गया नहीं था 1 साल छोड़ के। शराब का ऑब्सेशन नहीं था लेकिन घर वालों को था डर। 1 साल के बाद जब मैं जाना चाहता था मुंबई, तो घर वाले डर गए कि जाके फिर से पी लिया तो मैंने कहा जाना तो चाहिए लेकिन अब क्या करो, पूछना चाहिए, घर वाले मना कर रहे हैं। तो एक ओल्ड टाइमर को मैंने फोन लगाया, मैंने कहा मुझे जाना है, जरूरी काम है। तो बोले अकेले जा रहे हो? मैंने कहा हाँ साहब। बोले घर से बाहर मत मत निकलो। मेरे को लगा ये क्या बोल रहे हैं, तो बोले समझे नहीं मेरी बात। यार हायर पावर के साथ जा तो दुनिया के किसी भी कोने में जा, तेरे को डर नहीं है। और हायर पावर का साथ छोड़ के तू घर से बाहर क्या कदम, तू घर में भी डेंजर है अपने लिए। तो वो बात याद रखिए दोस्तों, हायर पावर के साथ वन डे एट ए टाइम जीने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये लोगों का डर जो है वो आज मेरे को इतना परेशान नहीं करता है जितना पहले करता था। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% दूर हो गया, लेकिन बहुत सुधार आया है यार। और फाइनेंशियल चीजों को मैं अच्छी तरह से हैंडल करने लगा हूँ, और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ यार। तो मेरे को मालूम है कि इस प्रोग्राम पे चलता रहूंगा तो मेरी नीड्स जो हैं, जरूरत जो हैं, वो मेरी हायर पावर पूरी करेंगी। और इच्छाएं जो हैं वो भी उसके साथ कुछ पूरी हो सकती हैं। लेकिन सारी की सारी इच्छाएं पूरी करने की अगर मैं सोचने लगूं तो मैं फिर से पहले वाले ट्रैक पे जा रहा हूं, मैं जो जाना नहीं चाहता हूं। तो यही सिंपल चीजें फॉलो करके स्पॉन्सर की मदद से, आप लोगों की मदद से यहाँ तक आया हूँ। और जो थोड़े बहुत अनुभव इस चीज को लेके थे वो आपसे शेयर करने की कोशिश करी। और जैसे मैंने कहा कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो कुछ महसूस हुआ, जो कुछ एक्सपीरियंस किया है, जो गलतियां और अच्छी चीजें करी हैं वो आपके साथ शेयर करी हैं। अगर आप इनमें से कुछ आपके काम आती हैं तो बहुत अच्छा, और बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दें। थैंक यू, मुझे ये मौका दिया आपने शेयर करने का। होप पायनियर स्नेहांचल ग्रुप और सभी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।